चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एयर मार्शल या फिर एयर चीफ मार्शल बन सकता है सीडीएस। ये खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 में बड़ा संशोधन किया है और अब से इसे जाना जाएगा एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के नाम से। 1964 के एयरफोर्स रेगुलेशन के 213 ए प्रावधान को हटाकर इसमें 213 ए बी को जोड़ा गया है। अब 65 साल की उम्र तक सीडीएस का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट है इसमें। एयरफोर्स संशोधन के नाम से रेगुलेशन 2022 के नाम से अब इसे जाना जाएगा। उससे पहले रेगुलेशन 1964 के एयरफोर्स रेगुलेशन के कुछ जो प्रावधान है उनमें चेंजेस किए गए हैं। 213 माफ कीजिएगा 213 ए प्रावधान को हटाकर 213 ए बी को इसमें जोड़ा गया और इस प्रावधान को जोड़ने के साथ ही अब कार्यकाल सीडीएस का 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। एक बदलाव हुआ है, मोदी सरकार ने इस बदलाव को हरी झंडी दिखाई है। अब एयर मार्शल इसके बाद में एयर चीफ मार्शल भी बन सकते हैं सीडीएस। मोदी सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन 1964 में बड़ा संशोधन किया है। संशोधन को एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अब से इस एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन को 2022 रेगुलेशन संशोधन के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 1964 में एयरफोर्स रेगुलेशन के 213 ए प्रावधान को हटाकर इसमें अब 213 ए बी को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद में 65 साल की उम्र तक जो उम्र का तकाजा है उसको बढ़ाया गया है। सीडीएस का कार्यकाल अब 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। दरअसल मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन मैत्री को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानते हैं। जब सुरक्षा की बात आती है तो हम वो करेंगे जो राष्ट्रीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मैं उन भरोसेमंद भागीदारों की भूमिका को स्वीकार करता हूं जो हर दिन भारत को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए काम करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 8 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और देश के लिए अनगिनत कार्य किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग समय कोरोना को लेकर के जो था, जिसमें देश में एक समय पीपीई किट भी नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उसी देश ने कोरोना की वैक्सीन लेकर के ना सिर्फ देश में अपितु देश के बाहर भी उस वैक्सीन को भेजा। मौका था मोदी सरकार की 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम के संबोधन का, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां वहां बैठी जनता को समझाया। उन्होंने ये उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि हम वैक्सीन मैत्री को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानते हैं, यानी कि वैक्सीन मैत्री न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों में भी भारत से वैक्सीन की डोजेस भेजी गई। उस समय पर जब जरूरत थी, आवश्यकता थी देश में भी, उस समय जिस तरह से वैक्सीन के उत्पादन को प्रबलता मिली, वैक्सीन बनी, उससे दूसरे देशों को भेजा गया जिससे वहां के लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाए। और उन्होंने आगे कहा कि जब सुरक्षा की बात आती है तो हम वही करेंगे जो राष्ट्रीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मैं उन भरोसेमंद भागीदारों की भूमिका को स्वीकार करता हूं जो हर दिन भारत को सुरक्षित और ज्यादा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए काम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सत्येंद्र जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी से जुड़े मामले की। तो जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सत्येंद्र जैन के घर से 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। सत्येंद्र जैन के घर से 1.8 किलो सोना भी बरामद हुआ है और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। अब इन सभी चीजों पर जवाब सत्येंद्र जैन को ईडी को और देने होंगे। ईडी की लगातार जो कार्रवाई है उनके दफ्तर पर, घर पर चल भी रही थी, लेकिन अब जानकार सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अंतर्गत एक बड़ी मात्रा में कैश मिला है सत्येंद्र जैन के आवास से, उनके घर से। इसके अलावा सोना भी एक बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। अब ईडी उनसे इस चीज पर भी इंटरोगेट करेगी, सवाल उनसे पूछेगी और उन्हें सवालों के जवाब यहाँ पर देने होंगे और जवाब भी ऐसे जो कि ईडी को लगे सुन करके। और उसके बाद में पूरे जो दस्तावेज हैं इन पैसों से जुड़े हुए, पैसों के लेन देन से जुड़े हुए, सोने के लेन देन से जुड़े हुए, 133 सोने के सिक्कों से जुड़े हुए, उनके जवाब भी सत्येंद्र जैन को ईडी को देने होंगे। पंजाब सरकार ने सुरक्षा वापस लेने के फैसले को बदल दिया है। जी हां, पंजाब पुलिस ने सुरक्षाएं बहाल कर दी है। पंजाब पुलिस ने सभी 424 वीआईपी को सुरक्षा दी है। तो ये मामला गरमाया था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद में, खूब उछला ये मामला, सुर्खियों में भी बना रहा, मीडिया में भी गूंजा। और सिद्धू मूसेवाला के परिवार की ओर से भी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन मीडिया के सामने आके बात कही गई थी कि सुरक्षा उनके बेटे की हटाई गई। उसके महज एक दिन के बाद में ही
उनकी हत्या करने के फेर में बैठे लोगों को ये मौका मिल पाया, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि कुल 424 वीआईपीज़ की सुरक्षा को एक ही दिन में पंजाब सरकार ने हटा दिया था। अब कहीं ना कहीं इसे वापस से बहाल किया गया है। अब ये मुद्दा फिर से गूंजेगा कि क्या उस समय तैयारी के साथ में उनकी सुरक्षाओं को हटाया नहीं गया था, और अगर हाँ, तैयारियों के साथ में सुरक्षाएं सभी 424 वीआईपीज़ की हटाई गई थी, तो अब फिर से कैसे बहाल कर दी गई? इन तमाम सवालों के जवाब भी अब पंजाब सरकार को देंगे। नीदरलैंड के सांसद का नुपुर शर्मा के पक्ष में ट्वीट। गुजरात के पूर्व अफसर से तारिक फतेह तक आए समर्थन में नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश सच बताने पर भड़के हुए हैं। विल्डर्स ने भारतीयों को सलाह देते हुए कहा कि वो नुपुर शर्मा का बचाव करें। तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, ये चीजों को ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में ना आए। नूपुर के समर्थन में ट्वीट करने पर विल्डर्स को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो वहीं गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा ने नूपुर का सपोर्ट करते हुए कहा, नूपुर शर्मा का बयान ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से सत्य है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह की कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो सकती। भारत में सम्मान की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को उनके साथ होना चाहिए। पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक तारिक फतेह ने भी नूपुर के पक्ष में बयान दिया। कहा, इस्लामिक जिहादी नूपुर को धमकियां दे रहे हैं, पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना लेते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो मामला अभी भी गरमाया हुआ है। देखिए, नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में एक केस दर्ज हो चुका है, समन उन्हें भेज दिया गया है और 22 जून को उन्हें सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचना भी है। लेकिन इसी बीच कई लोग उनके सपोर्ट में भी उतर कर आए हैं और ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच जो खाड़ी देश है, उन्होंने भारत के सामानों को बैन कर दिया है अपने अपने सुपर स्टोर्स में से। कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, लेकिन अब चूंकि विल्डर्स जो कि नीदरलैंड के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हास्यास्पद है कि किस तरह से अरब और इस्लामिक देश सच बताने पर भड़के हुए हैं। विल्डर्स ने यह भी कहा कि भारतीयों से मैं बात करना चाहता हूं, उन्हें सलाह देता हूं कि नुपुर शर्मा का बचाव करें। तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है और इसीलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में न आए। ये तमाम वो प्रतिक्रियाएं हैं जो कि उनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद में जो विवाद हुआ, उसके बाद अब लगातार सामने आ रही है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत। का ऐतिहासिक गलतियों को कोर्ट से सही नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मांग की है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग उन्होंने की। जमीयत ने इस मामले में खुद को एक पार्टी बनाने की भी मांग की है और गर्मी की छुट्टी के बाद यानी कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई अब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और एक अन्य की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी जा चुकी है। इस मामले में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब की मांग भी रखी है। तो देखिए, अभी भी ज्ञानवापी पर जुड़ा हुआ जो मसला है वो बरकरार है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत पहुंच चुका है। जमीयत उलमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मांग की है, उन्होंने मांग की है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की। मामला अभी भी गरमाया हुआ है और गर्मी की छुट्टियों के बाद यानी कि संभवतः जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुनवाई कर सकता है। कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी को पुदुकोटाई से हिरासत में लिया है। लखनऊ, उन्नाव समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की इस व्यक्ति ने धमकी दी। संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को व्हाट्सएप पर यह धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद डॉक्टर नीलकंठ के द्वारा मडियाव थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। राज मोहम्मद के रूप में इस गिरफ्तार आरोपी की पहचान हुई है और गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस की टीम भी पहुंची तमिलनाडु से तार जुड़े हुए कहीं ना कहीं अब छानबीन और तफ्तीश इस दिशा में भी की जाएगी कि क्या ये व्यक्ति किसी मस्करी के साथ में इस तरह की व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा था या फिर कोई वाकई में प्लान इसके पीछे था। संघ से जुड़ी हुई खबर है, गंभीर मुद्दा है और गंभीरता दिखाते हुए ही तुरंत उन फोन नंबर को ट्रेस किया गया, माफ कीजिएगा, और साथ ही
फोन नंबरों की डिटेल के आधार पर तमिलनाडु से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरएसएस कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी को पुदुकोटाई से हिरासत में लिया और लखनऊ, उन्नाव समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी इस व्यक्ति ने दी थी, लेकिन अंततः इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी तफ्तीश और जांच जारी है। कानपुर शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी का बयान, कहा बुलडोजर चला तो लोग कफन बांध निकलेंगे। कानपुर पुलिस आज नया पोस्टर जारी करेगी। पत्थरबाजों का नया पोस्टर भी जारी किया जाएगा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा में राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल प्रदेश दौरा। हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अनुराग ठाकुर ने कहा, डबल इंजन सरकार ने हिमाचल में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ विकास कार्यों की झड़ी लगाई, बल्कि अभूतपूर्व विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम किया। गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास समेत तमाम ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रदेश उपलब्धियों का गवाह बना। अटल जी की तरह ही मोदी जी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के चलते ही देश जिन सामानों का बड़ा आयातक था, आज हम उसके निर्यातक बने हैं। कोविड काल में भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, बल्कि 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर भारत की बढ़ती क्षमता और ताकत का एहसास कराया। यूक्रेन रूस युद्ध के गंभीर संकट के बीच भी ऑपरेशन गंगा चलाकर भारतीय छात्रों को सुरक्षित घर वापसी कर भागीरथ कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका। इन दिनों जहां भी जाए वहां सड़क निर्माण का काम जोरों से चल रहा होता है। 2014 में देश में हाईवे कवरेज 54 लाख किलोमीटर था, लेकिन अब ये तेजी से बढ़कर 65 लाख किलोमीटर के आंकड़े को छू चुका है। हमारे युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्त और चौतरफा समर्थन के साथ एक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। हसदेव अरण्य को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, जो गोली चलाएगा उस पर पहले ही गोली चल जाएगी, गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर टीएस सिंहदेव चाहेंगे तो पेड़ क्या हसदेव में डंगाल भी नहीं कटेगी। मंत्री सिंहदेव ने कहा था कि अगर गोली चली तो पहली गोली मैं खाऊंगा। भाजपा ने सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि गोली खाने की जरूरत नहीं है, इस्तीफा देकर लड़ाई का हिस्सा बने। तो मध्य प्रदेश में अपराधियों से मुक्त जमीनों पर अब बच्चों के स्कूल बनेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक पर इसमें मुहर लग गई है। माफियाओं से मुक्त जमीन पर स्कूल और गरीबों के घर अब बनेंगे। हाल ही में बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। निजी बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपए की छूट देने का निर्णय, साथ ही साथ स्वस्थ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन किया गया। दतिया जिले में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई। इसी के साथ सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्यीय समिति गठन करने के निर्देश भी दिए गए। कल तीनों सेना प्रमुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अहम नीति को लेकर के ऐलान हो सकता है और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारी नई योजनाएं बना रही हैं। बीते शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तीनों सेना प्रमुखों की बैठक भी हुई थी। सैनिकों को भर्ती करने की नई अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी, योजना को आगामी सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दिए जाने की संभावना भी है। इसके अलावा रक्षा बलों ने भी इस योजना के रोल आउट की तैयारी शुरू की है। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों से राज्यपाल को हटाने की तैयारी। मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के लिए विधानसभा में 6 प्रस्ताव 10 जून से शुरू होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा सत्र, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। सदन में पेश किए जाएंगे विश्वविद्यालयों से संबंधित 6 प्रस्ताव। तो भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को असुविधा प्रकरण। मोहम्मद शम्स आलम शेख को दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। व्हीलचेयर के लिए करीब 90 मिनट तक इंतजार उन्हें करना पड़ा। एयर इंडिया ने इस पर खेद भी जाहिर किया। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा, हवाई अड्डे पर सुरक्षा वजह से देरी हुई। हमें उम्मीद है कि आप हमें चीजों को ठीक करने का एक और मौका देंगे। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंची, शम्स आलम को एयर इंडिया के द्वारा
विमान से प्रक्रिया के अनुसार गलियारे में व्हीलचेयर प्रदान की गई। सुरक्षा मंजूरी के बाद थोड़ी ही देर में उनका निजी व्हीलचेयर बेल्ट पर पहुंच गई। इस समय उन्हें पूरे समय हवाई अड्डा संभालने वाले कर्मियों के द्वारा अनुरक्षित किया गया। उनके व्हीलचेयर के आगमन में देरी हुई, असुविधा के लिए खेद है। उत्तर और मध्य भारत में लू का कहर 11 जून तक राहत के आसार नहीं है। मानसून भी आगे बढ़ गया है। जी हां, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार समेत कई राज्यों में एक बार फिर से झुलसाने वाली गर्मी से बुरा हाल है। मानसून पूर्व की बारिश व पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश का प्रभाव धूमिल हो गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में आसमान से आग बरस रही है। मानसून भी आगे खिसक गया है और बारिश के लिए लोगों को अभी कुछ इंतजार और करना पड़ेगा।